morning students, welcome to SJI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज लेसन 2 वर्ण विचार। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने स्वर जो उच्चारण करते हैं या जो आपके उच्चारण स्थान के जितने भी उच्चारित वर्ण हैं उनको हमने पढ़ा व समझा तथा स्वर के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण तथा आपके प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान को समझा, जैसे सघोष वर्ण, अघोष वर्ण और अल्पप्राण और महाप्राण, इन सभी को पढ़ा व समझा तथा उसके साथ साथ वर्तनी संबंधी जो शुद्धियां होती हैं आज मैं आपको समझाऊंगी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। फिर से सुनिए, उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। अगर आपको शब्द या वर्ण या जो मात्राएं हैं उनको सही लिखना आता है तो जो भाषा की शुद्धता होती है वह बनी रहती है। आइए हम देखें कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है। अशुद्ध शब्द आभीन और पालतू। तो अशुद्ध शब्द जो आभीन है इसका शुद्ध होगा अधीन। पालतू का शब्द सही होगा पालतू। अशुद्ध शब्द है बीमारी और शुद्ध शब्द है बीमारी। अशुद्ध शब्द क्योंकि और शुद्ध शब्द क्यों की। इसके बाद ए आई ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द कौन और शुद्ध शब्द कौन। अशुद्ध शब्द सैर, शुद्ध शब्द सैर। अशुद्ध शब्द दौड़ और शुद्ध शब्द दौड़। इसके बाद है नासिका संबंधी अशुद्ध जो शब्द है उनका शुद्ध प्रयोग। किस प्रकार से है? अशुद्ध शब्द शरण और शुद्ध शब्द है शरण। अशुद्ध शब्द है रणभूमि और शुद्ध शब्द है रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द है व्याकरण और शुद्ध शब्द है व्याकरण। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा, शुद्ध शब्द परीक्षा। अशुद्ध शब्द चाहिए और शुद्ध शब्द चाहिए। अशुद्ध शब्द वर्षा और शुद्ध शब्द वर्षा। अशुद्ध शब्द किरण, कृपा, कृपा और शुद्ध है कृपा। इसे मैं पुनः दोहराऊंगी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। पहला, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द है आधीन और शुद्ध अधीन। अशुद्ध पालतू और शुद्ध पालतू। अशुद्ध शब्द बीमारी और शुद्ध बीमारी। अशुद्ध है क्योंकि और शुद्ध क्योंकि। ए आई ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द कौन, शुद्ध शब्द कौन। अशुद्ध शब्द सैर, शुद्ध शब्द शैर। अशुद्ध शब्द दौड़, शुद्ध शब्द दौड़।
इसके बाद है नासिका संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द शरण, शुद्ध शब्द शरण, अशुद्ध शब्द रणभूमि और शुद्ध शब्द रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द है व्याकरण और शुद्ध शब्द व्याकरण। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा। अधिकतर लिखने में बच्चे परीक्षा बोलो तो छोटी की मात्रा लगाते हैं और शुद्ध लेकिन क्या है शब्द परीक्षा। इसके बाद है चाहिए, शुद्ध शब्द है चाहिए। अशुद्ध शब्द वर्षा, शुद्ध शब्द वर्षा। अशुद्ध शब्द है कृपा और शुद्ध शब्द कृपा। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप आज अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में अंतर को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। Hello student, have a wonderful morning to one and all. My dear student, we have started a new topic, language portion, the sentence, and I gave you the explanation of the sentence, what is sentence and in which sense we use it, what is the importance of it, and we were discussing the types of the sentence. So I am writing over here the types of the sentences. The first one was assertive, second one was interrogative, the third one is imperative, the fourth is objective, and the last one, that is the fifth, exclamatory. Fine. So student, these are the 5 types of the sentences, and you have to see this thing that this one is your affirmative and this one is your negative. Fine. This one is your affirmative and this one is your negative. Okay. And interrogative sentence, this one is also classified into two. The simple interrogative and more interrogative. Okay. So today we will discuss all these types of the sentences. These types of the sentences are written before you and you have to know what are these, which type of the sentences are these. आपको ये बताएंगे किस टाइप के सेंटेंस होते हैं. I hope so that therefore yesterday I discussed the assertive one, the assertive types of the sentences. So student, assertive sentence is classified into two, affirmative and negative. Affirmative and negative. Fine. Affirmative. Affirmative is a such type of the sentence that is started with your subject. Then after we put helping verb or main verb of the sentence, and at the end of the sentence we put object. So object can be one or more than one. So the last part of the sentence after verb, that is called the complement of the sentence. That is called the complement of the sentence. Fine. And at the end of the sentence we put full stop. At the end of the sentence we put full stop. So बच्चों, हमारा जो affirmative sentence है वो subject से शुरू होगा. Then after we put helping verb, either helping verb or main verb. Then after we put object of the sentence, and we at the end of the sentence we put full stop. So this is the quality of the affirmative sentence. And which type of the sense consists in
an affirmative sentence. किस प्रकार का सेंस इसमें होता है, समाहित होता है? Which type of the sense? So affirmative sentence always has a positive sense. Affirmative sentence always has a positive sense. Fine. Just like Anjali gets up early in the morning. Anjali gets up early in the morning. I daily do my work myself. I daily do my work myself. I daily go to school with my father. Fine. And you never tell a lie. Fine. I always speak the truth. I always speak the truth. The children are playing in the ground. The children are not paying attention in the class. You are listening to me. So student, you are seeing that in these sentences, the subject is at the starting of the sentence we put subject. Then after we put either helping verb or main verb of the sentence, and at the end of the sentence we put full stop, and the sentence is completed with complement of the sentence. So this is your affirmative sentence, that is has positive sense. Have you got it? Next, negative sentence. In negative sentence consists negative sense, and we use no or not word in the sentence. We use no or not word in the sentence. यानी no or not word हम इस sentence में use करते हैं. And what is the place? What is the particular place where we put not word in the sentence? Where we put not word in the sentence? So, as you know, student, that sentence is started with your subject. Then after you put your helping verb or main verb. So after the helping verb you have to put your not word. After the helping verb you have to put your not word. Helping verb के बाद में आपको not word रखना है. Then after you have to put your main verb, and then after at the end of the sentence you have to put your complement of the subject. Either you can say complement of the subject sentence or the object of the sentence. And in negative sentence we also put full stop at the end of the sentence. So these both affirmative and negative, both type of the sentence, fine, can be called assertive sentence. Assertive sentence. The example of the affirmative sentence, Anjali gets up early in the morning. So the negative example of this one, Anjali does not get up early in the morning. Anjali does not sing a sweet song. I never tell a lie. I don't do my work myself. I never abuse to anyone. I never like to talk selfish people. Fine. So this one is your affirmative and negative. Let's proceed towards interrogative sentence. So as the assertive sentence is classified into two in the same way. Interrogative sentence is classified into two: simple interrogative and more simple. So what does mean by simple? Simple interrogative sentences So the simple interrogative sentences are those types of the sentence which are started with your helping verb. Simple interrogative. Okay. So simple interrogative starting with the helping student. What are the helping verbs? Is, are, am, was, were, do, does, has, have, had, did. These are your helping verbs. So your simple interrogative sentence started with your helping verb, just like do you do your work daily. And at the end of the sentence you have to put full stop at the end of. The second example of this one: are you not doing your work? This one is your simple interrogative. This one is your helping with. This one is your. So this one is simple interrogative. This one is also simple. You can also say interrogative sentence. Because not word is used here. And the example of more interrogative sentence. The more interrogative sentence started with your question. Question word. Question word just like what, who,
whom, whose, why, where, when, which. So these are the examples of the your simple interrogative. What are you doing? What are you doing? The next one, where are you going? Where are you going? So these are the examples of your simple interrogative and more interrogative. Because simple interrogative started with your helping verb, helping verb से शुरू हो रहा है, at the end of the sentence we put full stop, and more interrogative sentence has started with your question word, and at the end of the sentence we put question mark. Fine. So I think you have got simple interrogative, more interrogative, and affirmative and negative. Now the third one is your imperative. The third one is your imperative. Fine. The third one is an imperative. So student, imperative sentences are those types of the sentences in which we order to someone, in which we urge to someone, in which we command to someone, we just request to someone, and we just give suggestion to someone, we just give some advice to someone. So these types of the sentences are in the category of the imperative sentence. So imperative sentence होते हैं, that is called in the आदेशात्मक वाक्य, जिनको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. तो ये बच्चों किससे शुरू होते हैं? These types of the sentences are started with your main verb. It always started with your main verb. हमेशा main verb से ये शुरू होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं. जैसे मान लीजिए do your work, yourself. So यहाँ पर do क्या है? Do is your main verb, so that is your imperative sentence. And there is a order. किसी को order दिया जा रहा है अपना काम स्वयं करो. Fine. अगर यहाँ पर हम लोग please भी लगा सकते हैं. Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. Okay. So this one is also an imperative sentence. And the next one is always speak the truth. This one is also your imperative sentence. So here, do is your main verb, bring is your main verb, and speak is your main. And these types of the word, these are the adverb, and that can be used before your main verb. So student, in imperative sentence, we just order to someone, we just request to someone, and we give some types of the advice to someone. Your next part is optative sentence. Optative. The fourth one is your optative. And the last one, exclamatory. Exclamatory. So, optative sentence. Optative sentences are those types of the sentences in which we wish to someone, we just pray for something, we curse to someone, and we pray to God. And in these types of the sentence, in most of the sentence we use may. May you live long, may you have a prosperous life, have a wish you very happy birthday, fine, and God bless you, may you bless with a son, like this. May you I'm just writing here some sentences. May you have a nice journey. Right? And we put the exclamation sign at the end of the sentence. And in the same way, exclamatory sentences. These types of, just like you have to wish to someone, wish you very happy birthday, wish you very happy new year. Fine. And may you go to hell. कर्स वाले सेंटेंस भी इसमें आते हैं. और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है आपका, the last one, exclamatory. Exclamatory sentences are those types of the sentence in which we express our sudden emotions and feeling. Sudden emotion and feeling. Some types of the word we use to express our emotion and feeling, just like alas, fine, hooray,
recognition. Hooray is used to express our pleasure and happiness, and bravo, it is used for appreciation. So I am giving you some example. Alas, my dear one has died. It's a sentence expressing your sadness. Hooray, I secured good position in my class. Hooray! Exclamation sign, India has won the match. And bravo, bravo! Exclamation sign, you have given a fabulous performance. You have given a terrific performance. Bravo, you have shown your good performance in the class. So student, these are the types of the sentences. Your first chapter in English language is completed, and the PDF of the exercise will be given to you very soon. And your next chapter is, that is subject and predicate, that will be continued tomorrow. That is enough for you today. Thank you and have a nice day to one and all. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.1 यानी पूर्णांक है, पूर्णांक का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है निम्नलिखित के विपरीत क्या है। विपरीत का मतलब है उल्टा। जैसे आप देखते हैं कि मैंने बनाया इस प्रकार से दो रेखाओं को खींच दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब के विपरीत क्या है? पश्चिम। ये पश्चिम के विपरीत क्या है? पूरब। उत्तर के विपरीत क्या है? दक्षिण, या दक्षिण के विपरीत क्या है? उत्तर। तो इसमें कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, पूर्व दिशा में जाना। पूर्व दिशा में जाना, तो इसका विपरीत का विपरीत, विपरीत क्या होगा? पश्चिम दिशा में जाना। पश्चिम दिशा में जाना यानी पूर्व का विपरीत पश्चिम हो गया। फिर दूसरा पार्ट है 20 का लाभ, सेकेंड पार्ट, यानी 20 रुपए का लाभ। तो इसका विपरीत क्या होगा? 20 रुपए की हानि, 20 रुपए की हानि। थर्ड पार्ट है 10 किलोग्राम का वजन बढ़ना, यानी 10 किलोग्राम वजन बढ़ना, तो हो गया। इसके विपरीत में क्या होगा? 10 किलोग्राम वजन घटना, वजन घटना। फिर चौथा पार्ट है तापमान का बढ़ना, तापमान का बढ़ना। तो इसका विपरीत क्या होगा? तापमान का घटना, तापमान का घटना। फिफ्थ पार्ट में है इसका बैंक से धन निकालना, बैंक से धन निकालना, निकालना। इसका विपरीत होगा बैंक में धन जमा करना, बैंक में धन जमा करना। 6 पार्ट है इसका। 6 पार्ट में है औसत से अधिक, औसत से अधिक। इसका विपरीत होगा औसत से कम, औसत से कम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित को पूर्णांक के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी अब इसमें चिन्ह बताना है। ठीक, तो
देखिए पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। 300 रुपए का लाभ, 300 रुपए का लाभ। तो लाभ का मतलब क्या है? धनात्मक होगा, तो बराबर प्लस 300। दूसरा पार्ट है इसका 600 रुपए की हानि, 600 रुपए की हानि, तो बराबर माइनस 600। पूर्णांक के रूप में धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक कैसे लिखना है? 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे, थर्ड पार्ट। अब तापमान की बात है, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे का मतलब है फिर माइनस में जाएगा, तो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला है 0 से 2 डिग्री ऊपर, चौथा पार्ट, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो बराबर होगा ऊपर मतलब 0 से आगे की ओर दाईं तरफ, तो प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। फिर पांचवा पार्ट है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो ऊपर की जितनी भी समुद्र तल से ऊपर की जितनी भी मेजरमेंट है वो प्लस चिन्ह के साथ आएगी, तो प्लस 100 मीटर। और 6 पार्ट है इसका समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊपर, तो अब ये भी ऊपर का है तो ये भी प्लस 3 किलोमीटर आ जाएगा। समझ गए हैं? तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। तो बच्चों आज यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। A very good morning students। बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 ज्योग्राफी में मैप वर्ग समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को राज्य और राजधानियां व पड़ोसी देश के बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों ये आपके सामने है भारत का मानचित्र, भारत का नक्शा है ये। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत के पड़ोसी देश, 7 भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये 7 हमारे क्या है बच्चों? भारत के पड़ोसी देश हैं। तो देखिए मैप में इनको कहाँ लोकेट करेंगे? सबसे पहले देखिए पाकिस्तान हमारा, यहाँ पे मैप में देखिए ये हमारा आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर ही हमारा क्या है बच्चों? अफगानिस्तान। ये हमारा हो गया नेपाल, और नेपाल के बिल्कुल यहाँ पे बगल में हमारा क्या है? भूटान। और ये ऊपर हमारा क्या हो गया बच्चों? देखिए मैप में चीन। और ये हमारा यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, और ये सबसे नीचे हमारा क्या हो गया बच्चों? श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब हम बात करते हैं बच्चों राज्य और राजधानी यानी स्टेट एंड कैपिटल। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में कितने 29 राज्य हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, सबसे ऊपर है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है बच्चों श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के साथ ही बगल में आपका देखिए ये जो है एरिया, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल साथ में आपका क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है बच्चों देहरादून, और उत्तराखंड में ही हमारा नंदा देवी और जिम कार्बेट पड़ते हैं, नेशनल पार्क जिम कार्बेट और नंदा देवी। और फिर यहाँ पे आइए, इधर जम्मू कश्मीर के नीचे ये आपका क्या पड़ता है बच्चों? पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और फिर ये आपका पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा की ये आपका है दिल्ली, और ये आपका पड़ता है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और ये बगल में आपका क्या हो गया? भूटान। भूटान की है थिम्पू, और इसके ऊपर ये क्या पड़ता है बच्चों? चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है। चीन की राजधानी है बीजिंग।
अब हम इधर आते हैं तो ये देखिए पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा और फिर यहाँ पे आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के ऊपर हमारा क्या पड़ता है बच्चों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की है राजधानी काबुल। अब हम आते हैं इधर तो पंजाब के बाद हमारा कौन सा एरिया आता है बच्चों राजस्थान, राजस्थान आता है। राजस्थान में हमारा थार का मरुस्थल भी पाया जाता है और राजस्थान की राजधानी है हमारी जयपुर। जयपुर हमारा, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर। और राजस्थान में हमारा थार का मरुस्थल भी पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के बाद कौन सा एरिया आता है, ये हमारा आता है बच्चों गुजरात। गुजरात की है राजधानी गांधीनगर और गुजरात के ही पोरबंदर नामक शहर में किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा पड़ता है बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब ये देखिए ये हमारा दिल्ली हो गया, ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है हमारी लखनऊ। इसके बाद बिल्कुल बगल में उत्तर प्रदेश के हमारा आता है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के नीचे हमारा क्या आता है बच्चों झारखंड। बिहार के साथ बिल्कुल सटा हुआ हमारा क्या है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के साथ ही हमारा क्या हो गया बच्चों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या राजधानी है? रायपुर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इधर आते हैं। अब देखिए गुजरात के बाद हमारा कौन सा एरिया आ गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। फिर यहाँ पे आइए देखिए जो छोटा सा पॉइंट बना है ये हमारा है गोवा। गोवा की राजधानी है हमारी पणजी। और उसके बाद हमारा आता है कर्नाटक। कर्नाटक की है हमारी बेंगलुरु। कर्नाटक के साथ ही हमारा क्या है बच्चों तेलंगाना। तेलंगाना की क्या है राजधानी? हैदराबाद। और ये हमारा क्या है बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है राजधानी? अमरावती। और ये देखिए ये एरिया हमारा क्या कहलाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और ये है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारा क्या है नेबरिंग कंट्री भी है, पड़ोसी देश भी है, उसकी राजधानी है कोलंबो। और ये हम बात करते हैं केरल। केरल की राजधानी क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। अब हम ऊपर आते हैं यहाँ पे ये देखिए ये हमारा है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है बच्चों भुवनेश्वर। और उड़ीसा में ही हमारा सूर्य मंदिर पड़ता है सन टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क शहर में पड़ता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? कोणार्क में। उसके ऊपर हमारे यहाँ आता है ये देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। और ये है हमारा बांग्लादेश, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इस एरिया के बारे में। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं मैप में, ये जो 7 स्टेट्स सामने आपके दी गई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये जो 7 देश हैं, कौन कौन से 7 देश हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे ऊपर हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है बच्चों ईटानगर। और ये देखिए ये हमारा पड़ता है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। और असम में ही हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और हमारा क्या कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है हमारी दिसपुर। उसके बाद ये देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं ये हमारा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के बाद ये देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन ये आपका आता है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और ये देखिए ये नागालैंड के जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के नीचे ये देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और ये देखिए ये जो छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं मणिपुर के बिल्कुल बगल में ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो बच्चों ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हैं 7 स्टेट, जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पड़ता है अरब सागर, अरेबियन सी। और यहाँ पे आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारा क्या आता है राज्य और राजधानियां थे और पड़ोसी देश। तो मैंने आज आप लोगों को क्या समझाया? राज्य और राजधानियां और पड़ोसी देश। So that's all for today. I will continue this topic in my next video.
Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. स्टूडेंट्स, मैं आपको आज भारतीय समाज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भारतीय समाज क्या है या भारतीय समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भारतीय समाज की आज हम बुनियादी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय समाज की जो बुनियादी विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। भारत एक क्या है, विशाल देश है। यहाँ की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है। भारत में अनेक धर्म, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाएं तथा अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। हमारे भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा तथा अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 4 धर्म माने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 धर्म हैं। भारत देश में हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म है, भाषा है और संस्कृतियों में भी विविधता पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विभिन्नता में एकता का देश है। माने भारत को विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है कि हम सभी अलग अलग होते हुए भी किस तरह एक साथ रहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं धर्म की कि भारत में धर्म, तो भारत देश में विविध धर्म है, माने अनेक धर्म है। जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय समाज के 8 प्रमुख धर्म पाए जाते हैं। 8, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तथा यहूदी शामिल है। माने भारत में कुल 8 धर्म पाए जाते हैं। माने धर्म हमारे कितने हैं? 8। माने 8 धर्म पाए जाते हैं। भारत में धर्मों की संख्या जो है वो 8 है। अब हम बात करते हैं भाषाएं। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश में बोली जाने वाली कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। माने 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं जिनमें हिंदी, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, माने इस प्रकार हमारी 22 भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। आगे हम बात करते हैं त्योहारों। तो भारत क्या है? भारत को त्योहारों का ही देश कहा जाता है, क्योंकि भारतीय यानी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होने से यहाँ पर जो हमारे त्योहार भी हैं वो क्या है? अलग अलग है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ धार्मिक त्योहार महान संतों एवं गुरुजनों के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं तथा कुछ हमारे प्रमुख त्योहार हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल तथा कुछ ऐसे त्योहार हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संस्कृतियों की विविधता पाए जाने से यहाँ के त्योहार भी क्या है? अलग अलग है। आगे वस्त्र। भारत देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के होने के कारण यहाँ लोगों के रंगों और रूपों में भी भिन्नता पाई जाती है। माने यहाँ लोगों के रूप और रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है। हम लोग भिन्न प्रकार के सुंदर तथा पोशाकों के द्वारा माने अपने आप माने जाने जाते हैं। भारत में नारी की पोशाक के रूप में माने साड़ी तथा
पुरुष आम रूप से पारंपरिक तरीके से पश्चिमी कपड़े पहनते हैं तथा अलग अलग स्टेट में वस्त्र भी अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज भारतीय समाज के इन 4 पॉइंट्स के बारे में बताया है। कल मैं आपको आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, क्लास 6 हिंदी मीडियम है ये, और आपके चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। ये है पठनीयम स्मरणीयम च। फिलहाल अभी आपकी बुक में नहीं है ये आप कहीं नोट करके रखें। व्याकरण से रिलेटेड है और ये है अनुवाद की तालिका, यानी संस्कृत में हम हिंदी टू संस्कृत कैसे अनुवाद करें उसका बेसिक नॉलेज आप देखें जरा। आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये 3 वचन हो गए। अब बच्चों देखिए, सः तौ ते त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये करता है, करता यानी क्रिया को संपन्न करने वाला करता होता है, तो ये करता है सा तौ ते। इसके बाद इसी के नीचे लट लकार पठ धातु की क्रिया लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामः। तो जब भी हम हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, तो नियम ये है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगानी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत हो गई त्वं, और इसके साथ क्रिया क्या है, पठसी, त्वं पठसी। बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा। अब आप मान लीजिए आवाम के साथ पठामा लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जो मैंने रूल आपको बताया कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है, तो उसे मैंने शार्ट आउट किया है, नंबरिंग की है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जितने नंबर का आपका करता है उतने नंबर की आप क्रिया लगाएं। बस ट्रांसलेशन हो गया। तो इस तरह से अब आपको करना क्या है, ये आप तालिका बनाएं, अपनी रफ कॉपी में या कहीं भी डायरी में कहीं भी नोट करके रखें। इस तालिका का अभ्यास करें। ठीक है, और सेंटेंस बनाएं, जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते। इस तरह से 9 सेंटेंसेस बनेंगे आपके। उनको पहले आप लिखिए और खुद से ट्रांसलेशन उसका करिए, इस तालिका का अभ्यास करिए, तो आपको संस्कृत में वाक्य रचना बहुत आसानी से समझ में आएगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। Myself Rakesh Kumar, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे, जैसे द्रव की जल में विलेयता। द्रव की जल में विलेयता, तो सामान्यतया जल में द्रव अवलेय होते हैं, यानी पानी के साथ अगर हम द्रव को डालते हैं तो वो जल में घुलते हैं। तो द्रव की जल में विलेयता का क्या मतलब हो गया, जब हम किसी द्रव को जल में डालते हैं तो वो मोस्टली अधिकांश द्रव अविलेय होते हैं,
जैसे आप जल में सरसों के तेल को डालिए या जल में पेट्रोल को डालिए, तो ये द्रव है, ये घुलते नहीं हैं, ये द्रव की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अपने प्रभाव यानी डिजॉल्व नहीं होते हैं, पूर्णतया घुल नहीं सकते हैं। तो द्रव की जल में विलेयता का मतलब हो गया सामान्यतया द्रव जल में अभिलेय होते हैं, परंतु कुछ द्रव ऐसे भी हैं जो जल में विलेय होते हैं, जैसे अल्कोहल जितने भी हैं सभी जल में विलेय हो जाते हैं। इसी प्रकार से ग्लिसरीन भी जल में विलेय हो जाती है। सिरका भी जल में विलेय है, यानी जल में अगर हम द्रवों को देखें कौन कौन से हो गए, सिरका, ग्लिसरीन एवं अल्कोहल, इन तीन द्रवों को अगर हम डालते हैं द्रव में जल में तो ये घुल जाते हैं और मोस्टली द्रव जल में अभिलेय होते हैं। तो ये हो गया आपका द्रव की जल में विलेयता। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो चमकीले पदार्थों के नाम बताइए, प्रश्न आ सकता है। तो किन्हीं दो चमकीले पदार्थों के नाम, चमकीले पदार्थों के नाम। तो चमकीले पदार्थ का मतलब है वो पदार्थ जिनमें स्वयं की चमक होती है उन्हें ही चमकीला कहेंगे। जैसे तो दो चमकीले पदार्थों के नाम हैं। चमकीले पदार्थों में नंबर 1 सोना, शुद्ध सोना होगा तो ये चमकीला होगा। और नंबर 2 हीरा, हीरा भी बहुत चमकीला होता है, ये अंधेरे में भी चमकता है। शुद्ध हीरा हो तो ये हीरा अंधेरे में भी रखा हो तो भी वो चमकता है। तो सोना और हीरा जैसी धातुएं हैं ये चमकीली होती हैं। अब आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता के बारे में भी ध्यान दें। पारदर्शिता, जब किसी पदार्थ के एक ओर खड़े होकर उसके दूसरी तरफ देखने का प्रयास करते हैं और हमको दिखाई दे देता है, दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए तो इसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो वो वस्तु पारदर्शी है, लेकिन उस वस्तु का ये गुण कौन सा है? ये गुण हो गया पारदर्शिता का। अब उस वस्तु के गुण को क्या कहेंगे? पारदर्शिता। वो वस्तु तो पारदर्शी है। अब पारदर्शी वस्तुओं में देखें, जैसे कांच, कांच में अगर किसी भी तरफ पॉलिश ना हो शीशे में तो हमें आर पार दिखाई देता है। तो कैसा हो गया? कांच पारदर्शी हो गया। और कांच का ये गुण कौन सा हो गया? पारदर्शिता हो गया। इसी प्रकार से जब आप किसी बोतल में, जैसे पेय पदार्थों की बोतल में पेय जब भरा जाता है, हमको बाहर से दिखाई दे जाता है कि ये कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है। इसका मतलब है कि वो बोतल ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी है, तभी तो हमको जल दिखाई दे रहा है। इसी बोतल में पेप्सी वगैरह की कोई बोतल लेते हैं, उसमें से अगर हम पानी भरते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि बोतल में पानी कहाँ तक भरा हुआ है। तो बोतल का भी ये गुण है, वो प्लास्टिक, लेकिन बोतल का भी ये गुण पारदर्शिता का गुण है और उस बोतल को ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहेंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे पारदर्शिता क्या गुण वस्तुओं का एक ऐसा गुण है जिनके द्वारा हम आर पार देख सकते हैं। और ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कांच हो गया या साधारण प्लास्टिक हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Good morning student, class 6H, subject computer.
बच्चों चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पिछले दो चैप्टर्स आपके पोस्ट में जो है टेस्ट में वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं उसका थ्योरी पोर्शन। आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज को रिवीजन कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज में जो आपका फुल फॉर्म्स दिए हैं वो ऑलरेडी मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर चुकी हूँ और वो आपको लर्न करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट इज द प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर कौन होते हैं? हम और आप जो प्रोग्राम को लिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामर। सेकेंड, कंप्यूटर केवल बाइनरी अंकों के माध्यम से दिए गए निर्देश को ही समझता है। हम सबको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं और मशीन लैंग्वेज में जो आपके डिजिट्स यूज होते हैं वो बाइनरी अंक होते हैं या उनको हम लोग बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज द 0 and 1। वो आपका 0 और 1 है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखना मशीन भाषा की तुलना में सरल होता है। कैसा होता है? असेंबली भाषा क्या होती है? असेंबली भाषा में हम लोग कोड का यूज करते हैं, जैसे ऐड है, सब है, ऐसे मतलब जो इंस्ट्रक्शन या जो निर्देश देने हैं वो हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स में देते हैं। तो जो 01 की लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्रामिंग लिख रहे थे उससे इजी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपका असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना सरल होता है। उसके बाद भाषाओं का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा को हम लोग भाषा अनुवादक कहते हैं। भाषाओं का अनुवाद करने के लिए प्रयोग करने वाली जो आपकी भाषा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा अनुवादक। ठीक है, भाषाओं का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं भाषा अनुवादक, या उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना है वो लोग लिख सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट है ये 5th, डैश में मुख्य रूप से व्यापारिक कार्य हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें आपका बिजनेस से पर्पस है, वो मतलब मेनली वो बिजनेस में जो कैलकुलेशंस यूज होते हैं उनके लिए वो यूज होती है। तो यहाँ पे आपका है कोबोल भाषा में। कोबोल भाषा में मुख्य रूप से व्यापारिक कार्य हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज इसके जो है ये वेरी शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गए। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।